नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा की शुरुआत इस सवाल के साथ करते हैं, क्या लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता एक बार फिर खतरे में है? सरकार के मंत्रियों का कहना था कि कल उन्होंने लोकसभा में जिस तरह से एप्स्टीन फाइल्स पे, जनरल नरवणे की किताब पर बोला, उसके लिए उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। सुबह तक ये सुर्खियां गर्म रहीं, हालांकि बाद में सरकार की तरफ से ये स्पष्ट किया गया कि राहुल गांधी के खिलाफ सरकार कोई विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव नहीं ला रही है, लेकिन निशिकांत दुबे, जो कि राहुल गांधी के भाषणों के दौरान काफ़ी मुखर रहे थे और जनरल नरवणे की किताब दिखाने के बाद उन्होंने तमाम सारी किताबें जो कि इंदिरा गांधी और नेहरू से संबंधित थी, उन्हें लाके सदन में कोट किया था और इसको लेकर काफ़ी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही थी। उन्होंने स्पीकर को एक सब्सटेंटिव मोशन दिया है। सब्सटेंटिव मोशन क्या होता है, पहले इसे जान लेते हैं। सब्सटेंटिव मोशन एक ऐसा प्रस्ताव है जो कोई लोकसभा या का कोई सदस्य दे सकता है और उसमें एक विशिष्ट बात को रेखांकित करता है, जैसे वो कुछ भी कह सकता है। इस प्रस्ताव में उन्होंने निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के आचरण पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा कि उन्होंने बिना ऑथेंटिकेट किए हुए, बिना सत्यापित किए हुए बातें सदन में रखी हैं, आरोप लगाए हैं। एप्स्टीन फाइल में आने के बाद जो हरदीप पुरी के मामले में वो बोल रहे थे, जनरल नरवणे की किताब के बहाने भी उन्होंने कई सारी ऐसे बातें की हैं। उनका आचरण इस मामले में खराब रहा है और सदन इस पर विचार करे और विचार करके अगर उसे लगे तो उनकी सदस्यता सदन से ख़त्म की जानी चाहिए। और इस नोटिस में तो यहाँ तक लिखा गया है कि उनके चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ये सब्सटेंटिव मोशन है। शायद ये रणनीति हो सकती है सरकार की, क्योंकि नेता विपक्ष के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाना ये थोड़ा विवादास्पद भी हो सकता था, क्योंकि नेता विपक्ष खुद एक संवैधानिक पद होता है और उसे प्रधानमंत्री के काउंटर के तौर पर देखा जाता है। सदन की कार्यवाही जब चल रही होती है तो अगर प्रधानमंत्री या नेता विपक्ष किसी मामले में इंटरवीन करना चाहें तो वो खड़े होकर करते हैं संसदीय परंपराओं के अनुरूप, और लोकसभा के स्पीकर उनको मौका भी देते हैं, यानी कि उन्हें कुछ एक विशेषाधिकार होते हैं। विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर जो बात हुई थी, शायद अब सरकार उससे इसीलिए पीछे हट गई है और सब्सटेंटिव मोशन लाया गया है निशिकांत दुबे के द्वारा। लेकिन ये तो हो गई संसदीय रणनीति के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो चल रही है। लेकिन अगर ये देखा जाए तो इस बजट सत्र की शुरुआत से ही भारतीय संसद में जो कुछ हो रहा है, वो क्या ऐसा हो रहा है कि जो हम राजनीति में एक मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं कि लोकतांत्रिक लड़ाइयाँ संसद से लेकर सड़क तक लड़ी जानी चाहिए। सड़कों पर तो कोई लड़ाई नहीं नजर आ रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सत्ता पक्ष, विपक्ष या राजनीतिक दलों ने तय कर लिया है कि संसद को ही सड़क बना देना है। वहाँ जो कुछ भी हो रहा है लगभग वो सड़क जैसा ही है। विपक्ष के सदस्यों के बोलने पर टोका-टाकी, सत्तापक्ष के एतराज़ पर विपक्ष का हंगामा, ये लगातार चल रहा है और इस पर कोई रोक-टोक नज़र नहीं आ रही है। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव राहुल गांधी के खिलाफ नहीं आया। विशेषाधिकार हनन वो होते हैं जो संसद के किसी भी सदस्य को प्राप्त होते हैं, जैसे वो कहीं भी भाषण दे सकता है, किसी सिविल मामले में उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, संसद में बोली उसकी किसी बात पर कोई सवाल नहीं उठ सकता है, लेकिन अगर वो संसद में कोई असत्यापित बात कहता है तो उसके खिलाफ भी विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। और इसमें नियम यहाँ तक है कि इसमें संसद चाहे तो बहुमत के आधार पर संसद उसकी सदस्यता भी रद्द कर सकती है। राहुल गांधी के खिलाफ फिलहाल विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, लेकिन इंदिरा गांधी जो कि उनकी दादी हैं, उनके खिलाफ 1978 में, जब 1977 में इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए थे, तो 1978 में उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री चरण सिंह इंदिरा जी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाए थे। उनकी संसद सदस्यता भी चली गई थी और कुछ दिनों के लिए उनको जेल में भी रहना पड़ा था। लेकिन उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार गई तो 1980 में वो फिर से सत्ता में बड़ी जोर शोर से लौटी थी। सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि अपने विवादास्पद बयानों के लिए काफ़ी चर्चा में रहते हैं, उनके खिलाफ भी एक बार 1976 में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जा चुका है और उनकी भी संसद सदस्यता चली गई थी। ये बात हो गई। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव नहीं आएगा। सब्सटेंटिव मोशन को स्पीकर स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, या ये महज दबाव बनाने की रणनीति है, ये इस पर तय होगा। और जब ये बात स्पीकर पर आई है तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष के सदस्यों ने खुद अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे रखा है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि वो जब तक इस पर फैसला नहीं हो जाता है तब तक वो सदन में नहीं आएंगे और फिलहाल सदन की कार्यवाही वहाँ की
जो सीनियर लोकसभा सदस्य हैं वही संचालित कर रहे हैं। नेता विपक्ष के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की बात हो रही है, सब्स्टैंटिव मोशन का नोटिस उस पर जारी किया जा रहा है, संवैधानिक पद है। हंगामा इस कदर रहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में बोलने नहीं आ सके। उसको लेकर भी तरह-तरह की सुर्खियाँ बनी कि विपक्ष के सांसद उन पे हमला कर सकते थे, महिला सांसद उनकी घेराबंदी कर सकती थी। ये लेकिन उनका लोकसभा में ना आना ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अगर प्रधानमंत्री ही अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं और नेता विपक्ष भी अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर संसद किस तरह से चल रही है। और इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर सवाल तो उठते ही हैं। ये तो काफ़ी लंबे समय से है कि सदन की कार्यवाहियाँ, वहाँ बहस का स्तर लगातार गिर रहा है। लेकिन इस बजट सत्र में जो कुछ हुआ है, वो लगभग वैसा ही हो रहा है जो सड़क की राजनीति में होता है। अब इसमें आगे होगा ही क्या? अभी फ़िलहाल जो सेशन चल रहा है, बजट सेशन 9 अप्रैल तक चलेगा, लेकिन फ़िलहाल इसमें अभी 2 दिन बचे हैं, इसके बाद थोड़े दिनों के लिए संसद स्थगित रहेगी। तो क्या ये विशेषाधिकार हनन की चर्चा या सब्स्टैंटिव मोशन की चर्चा या तरह-तरह के राहुल गांधी ने जब पूछा गया कि सरकार आपके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला सकती है, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को कीवर्ड दे दिए जाते हैं। एक दिन ऑथेंटिकेट दे दिया गया था, आज प्रिविलेज मोशन का दे दिया गया है, तो उन्होंने मीडिया पर ही हमला बोल दिया। जनरल नरवणे की किताब जहाँ से ये विवाद शुरू हुआ था, उसका क्या स्टेटस है? ये संसद में ये बहस हुई है कि वो प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है। इस पर दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद उसके प्रकाशक पेंगुइन ने कहा कि नहीं, पुस्तक का प्रकाशन नहीं हुआ है। अगर पुस्तक का प्रकाशन नहीं हुआ है, उसके कुछ अंश पत्रिका में छपे हैं और अगर अंश इतने संवेदनशील थे कि वो सुरक्षा मंत्रालय या किसी की अनुमति के बाद ही छापे जा सकते थे, तो फिर वो पत्रिका में भी क्यों छपे? इस बारे में भी कुछ नियम कानून होंगे। अभी भी आम जनमानस में ये स्पष्ट नहीं है कि वो किताब छपी है, नहीं छपी है, क्या कुछ लोगों के पास उसकी कॉपियाँ हैं या नहीं हैं। लेकिन संसद प्रिविलेज मोशन का, सब्स्टैंटिव मोशन का और विपक्ष की नारेबाजी का अखाड़ा बनती जा रही है, जो कि देश के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, जो कि एक बेहतर हमारे पास कभी बहुत बेहतर संसदीय परंपराएँ भी हुआ करती थीं। आपने ये सुना ही होगा कि जब भाषण के दौरान दक्षिणपंथी, वामपंथी सभी के विरोध वहाँ चलते रहते हैं। एक भाषण के दौरान जब युवा सांसद अटल बिहारी वाजपेयी ने पंडित नेहरू की बहुत तीखी आलोचना की थी, तो उस आलोचना के बाद ही उन्होंने कहा था कि तुम एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनोगे। ये कथा जब तब दोहराई जाती रहती है, आपने भी सुनी ही होगी। नेहरू ने अपनी आलोचना का एक ऐसा जवाब दिया था उसी संसद में और नेहरू के निधन पर जो अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में अपने भाषण में जो उनके लिए श्रद्धांजलि पेश की थी, उसे मैं ठीक-ठीक पढ़ देता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी ने उस भाषण में कहा था, नेहरू जी की मौत के बाद कि एक सपना था जो अधूरा रह गया, एक गीत था जो गूंगा हो गया, एक लौ थी जो अनंत में विलीन हो गई, भारत माता का सबसे लाडला राजकुमार खो गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने बाद में ये भी कहा था कि नेहरू सूरज की तरह थे, अब हमें तारों की रोशनी में काम चलाना पड़ेगा। ऐसे और भी तमाम सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन ये जो कि कांग्रेस शुरू से ही अटल बिहारी वाजपेयी एक समय से संसदीय राजनीति में दक्षिणपंथी राजनीति का चेहरा थे, इसलिए नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण यहाँ ये बताने के लिए काफ़ी है कि हमारी संसदीय परंपरा कभी कैसे हुआ करती थी। लोहिया भी संसद में हमेशा नेहरू की बहुत तीखी आलोचना करते थे और कई बार करते-करते वो थोड़ा-सा बाहर भी निकल जाते थे, लेकिन नेहरू ने कभी इस तरह वहाँ पर कभी भी विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव या ऐसी बात नहीं हुई या फिर स्पीकर के टोकने पर विपक्ष के लोग भी संसद की मर्यादा का ख्याल रखते थे। लेकिन फिलहाल कई सालों से संसद में बहस का स्तर लगातार गिर रहा है और अब होते-होते ये वो ऐसा हो गया है कि जहाँ पर सिर्फ रणनीतियाँ, झगड़े, हल्ले हो रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी मुद्दे के साथ मिलेंगे। देखते रहिए बोले भारत। धन्यवाद।